जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और छोटा-सा रिव्यू लेकर आए हैं और ये एक ऐसी फ़िल्म के बारे में है जो कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो ड्रामा के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल स्पेसिमेन होगा कि एक हम छोटे से प्लॉट को लेकर छोटी-सी कहानी को लेकर एक अच्छा खासा प्लॉट कैसे बना सकते हैं और उसमें हम इतने यूनिवर्सल कैरेक्टर्स को किस तरह से डालेंगे। और ये फ़िल्म जो है ना सिर्फ बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स में सराही गई, बल्कि इसको बहुत सारे अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया, जिसमें ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब भी शामिल हैं। तो ऐसी क्या वजह थी और ये कौन सी फ़िल्म है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जी, तो जिस फ़िल्म के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फेंसेस, जो कि 2016 यानी 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसको डायरेक्ट भी डेनिसल वॉशिंगटन ने किया था और इसको प्रोड्यूस भी डेनिसल वॉशिंगटन ने किया था और इसमें लीडिंग कैरेक्टर जो है वो भी डेनिसल वॉशिंगटन ने ही किया था। 1985 में ऑगस्ट विलियम ने एक नावल फेंसेस के नाम से लिखा था और ये उसी के ऊपर बेस की गई है। उसका नाम भी एज इट इज़ ही लिया गया है। शुरू में इसके ऊपर, इस प्लॉट के ऊपर बहुत से लोगों ने इरादा ज़ाहिर किया कि हम इसको स्क्रीन पर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ऑगस्ट विलियम जो है वो नहीं मानते थे और उनको था कि इस फिल्म को अगर किसी ने डायरेक्ट करना है तो दैट मस्ट बी अफ्रीकन अमेरिकन डायरेक्टर। सो 2013 में 2013 में डेनिसल वॉशिंगटन ने जो है दिलचस्पी ज़ाहिर की एंड ही डिसाइडेड कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेगा और इस प्रोजेक्ट को कितना बेहतरीन लेके चले कि जब ये स्टार्ट में ही रिलीज़ हुई तो इसको बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिए गए। इवन के जो क्रिटिक्स ने इनने इसको बहुत बेहतरीन एक ड्रामा फिल्म जो है करार दिया। फेंसेस अमेरिकन पीरियड ड्रामा फिल्म है और पीरियड ड्रामा फिल्म से या पीरियड ड्रामास बेसिकली वो होते हैं जिसमें किसी न किसी पास्ट पीरियड के या किसी इरा के बारे में जो है कोई ना कोई कहानी वहाँ से ली जाती है या उस वक्त के माहौल को या उस वक्त के आप कह लें कि सियासी या माशरती चीज़ों को सामने रखा जाता है। तो इसी तरह ये फ़िल्म जो है 1915 का जो सिनेरियो है वहाँ से शुरू होती है और ये फ़िल्म जो है पिट्सबर्ग में ही बनाई गई है। छोटा सा सेट था, एक घर की प्रीमाइसेस हैं, घर की सराउंडिंग में इसको बनाया गया है और बहुत थोड़े किरदारों के साथ बहुत खूबसूरत यूनिवर्सल ना सिर्फ मैसेज दिए गए हैं बल्कि यूनिवर्सल कैरेक्टर्स को आपके सामने रखा गया है लाकर। और नो डाउट डेंजल वाशिंगटन ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ प्रूव किया है कि ही कैन रियली डायरेक्ट द फिल्म्स वेरी वेल। जी, तो फेंसेस की कहानी जो है वो चंद किरदारों के गिर्द घूमती है, जिसमें मेन या लीडिंग कैरेक्टर जो है हमारे पास स्टोरी के नाम से है, जिसको डेंजल वाशिंगटन ने किया है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार किस्म का किरदार था हमारे पास रोज़ का, जिसको वायोला डेविस ने इंतहाई कमाल अपनी एक्टिंग से जो है वो इसको आप समझ लें कि बस वैल्यूएबल कर दिया है। बहुत खूबसूरत फॉयल थे ये दोनों कैरेक्टर्स और इन्होंने जो है एक तरह के ये पिवट थे इस पूरे प्लॉट के अंदर, इसको लेकर चल रहे हैं। टोरी जो है वो अपने दो बेटों के साथ जो है एक छोटे से घर में रहता है और वो बहुत पहले जो है अपना घर छोड़कर यहाँ पर आया होता है अपने बाप की वजह से, बिकॉज हिज फादर हैड बीन अ वेरी अब्यूजिंग, और वो उसको छोड़ कर आता है। इसके बाद अपनी लाइफ में किस तरह से अकेले स्ट्रगल करता है, इसके लिए वो रॉबरी भी शुरू करता है और जस्ट टू सस्टेन हिमसेल्फ। और इसी रॉबरी के दौरान एक दिन उससे कोई मर्डर हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत अरसा जो है वो अपना गुजार कर भी आया है सज़ा के तौर पर। और वहाँ पर जो है वो बेसबॉल जब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं खेलने की, तो बेसबॉल जो है वो खेलना शुरू करता है और वो अपने आप को मनवाता है कि वो बहुत अच्छा बेसबॉल का प्लेयर रहा है। पहला एक बड़ा बेटा है जो कि म्यूज़िशियन दिखाया गया है, वो उसके पहले अफेयर से था, जबकि रोज़ से उसका एक बेटा है जो कि अभी स्कूल में पढ़ रहा है और वो भी बेसबॉल टीम में जाना चाहता है। इसके साथ साथ हमें एक बोनो डेंजल वाशिंगटन का टोरी का दोस्त मिलेगा जो कि उसके साथ काम करता है। टोरी बेसिकली जो है वो गार्बेज कलेक्टर दिखाया गया है और बोनो उसके साथ काम करता है। बोनो का कैरेक्टर जो है मुसलसल इनके लिए एक तरह का ग्लू का काम करने की कोशिश कर रहा होता है और ये पूरी फिल्म जो है इन्हीं कुछ चंद लोगों की चंद किरदार जो हैं उनके गिर्द घूमती है। इसमें टोरी का एक भाई हमें नज़र आता है जो कि उनके साथ रहता नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत बार बार हमें सीन्स में दिखाई गई है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में सर पर चोट लगने की वजह से अपना तवाज़ुन जो है दिमागी खो चुका हुआ है और गवर्नमेंट जो है उसको कुछ रकम देती है, कुछ पैसे मिलते हैं जिससे लीज पर जो है टोरी वो घर ले लेता है। और उसके बाद जो गैबी है यानी गैब्रियल जिसका भाई दिखाया हुआ है मेंटली रिटार्डेड, वो सामने किसी खातून के घर में रहना शुरू कर देता है और वो अक्सर हमें नज़र आएगा सड़कों पर फिरता हुआ और कोई ना कोई सीन क्रिएट करता हुआ इसके अंदर नज़र आएगा।
अब चलते हैं कि स्टोरी में क्या था। स्टोरी में ये था कि बेसिकली बड़ा बेटा म्यूज़िशियन बनना चाहता है, जो बाप को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फ़िलहाल वो अपना कमा रहा है, लेकिन पेड़े पर वो हमेशा बाप से कुछ रकम उधार लेने के लिए भी आता हुआ दिखाई देता है। स्टोरी दिखाई देता है कि बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। स्टार्टिंग से ही हमें इनके डायलॉग से ये बात दिखाई देती है। रोज़ एक बिल्कुल कॉमन सी, एक टिपिकल सी घरेलू खातून है। एक घरेलू खातून का जो भी किरदार होता है वो दिखाया गया है कि किस तरह से बहुत एक्सपर्टली और बहुत कैजुअली किचन को जो मैनेज कर रही है। एट द सेम टाइम वो घर के हर फ़र्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हुई भी नज़र आ रही है, वो कन्वर्सेशन में भी हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही है, और एट द सेम टाइम शी इज़ फीलिंग एवरीथिंग इनसाइड। और जो बेटा रोज़ से जो बेटा है वो हाई स्कूल में है, वो बेसबॉल में जाना चाहता है, जबकि उसका बाप जो है वो इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है और वो उसको नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से प्लॉट थोड़ा टाइट होता है, थोड़ी सी ट्रसल होती है और फिर किस तरह से चीज़ें ब्रेक होना शुरू होती हैं। अब नाज़रीन देखिए कि कहानी जो है वो बहुत छोटी सी है, जबकि उसका प्लॉट जो है उसको किस तरह से एक्सपेंड किया गया है एक पूरी स्क्रीन के लिए, एक पूरी फ़िल्म के लिए, और उसमें कितनी खूबसूरती से वो तमाम किरदार जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पर लाकर सेट कर दिए गए हैं। चूँकि ये एक ड्रामा फिल्म है, इट इज़ थॉरली बेस्ड ऑन डायलॉग्स, और डायलॉग्स में आपको सिम्बलिज़म नज़र आएगा, डायरेक्शन में भी सिम्बलिज़म आपको नज़र आएगा। और वाशिंगटन ने, डेंजल वाशिंगटन ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल की है। इसमें जो प्लॉट है, उसमें जो एक्शन चल रहा है, या प्लॉट की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इतनी खूबसूरत है कि रोज़ जो है वो कहती है टोरी को कि वो इस घर के गिर्द जो है ना एक फेंस क्रिएट करे, और मोस्टली जो है फेंस यही वाली साइड के ऊपर ही इनके डायलॉग्स जो हमें नज़र आते हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स हमें वहीं पर नज़र आते हैं जहाँ पर वो फेंस मेकिंग कर रहा होता है, जिसके लिए वो अपने बेटे को कहता है कि मेरी मदद करे। और उसने शाम को जो है स्कूल के बाद उसको एक प्राइवेट छोटी सी पार्ट टाइम जॉब के ऊपर डाला होता है, जबकि पता लगता है कि वो बेटा जो है बेसबॉल के शौक़ में वो वहाँ पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका बेसबॉल के रूटीन में हर्ज हो रहा है। जब वो कहता है कि मैं वीकेंड पे काम कर लूँगा, लेकिन वो नहीं करता है, जिसकी वजह से बाप को, टोरी को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले ही उसकी बेसबॉल प्लेइंग के बहुत ख़राब होता है, और अब वो उसके जो कोच है उसको लिख देता है कि वो किसी तरह से भी अपने बेटे को इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि एक तो उसने झूठ बोला है और वो जॉब नहीं कर रहा है, वो हेल्प नहीं कर रहा है, इस वजह से। अच्छा, ये तो बहुत एपरेंट कहानी थी, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स बेटा जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाया है कि उसके ख्वाब हैं या उसकी उसकी ख्वाहिश थी प्लेयर की बना, और वो क्यों नहीं बन रहा, जबकि उसका बाप जो है ख़ुद अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव कर चुका हुआ है। अच्छा, इस फेंस से रिलेटेड कहानी शुरू होती है और फेंस बनता हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फेंस के लिए थोड़ा सा काम दिखाया जाता है, एंड पर आकर फेंस जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है। अब हम लेकर चलते हैं हर किरदार की छोटी छोटी अपीयरेंस को। जो बड़ा बेटा है वो यहाँ पर नहीं रहता है, ही इज़ अ म्यूजिशियन, और वो हर पे डे पर जो है बाप से कुछ ना कुछ पैसे मांगने के लिए आता है, लेकिन वो अपना पैशन या अपना म्यूजिशियन जो बीइंग अ म्यूजिशियन वो नहीं उसको छोड़ता है। यहाँ से हमें उसकी जो है बहुत स्मूथ एक नेचर नज़र आती है, जिस पर वो काम कर रहा है, एक फ्री विल के तौर पर वो अपने पैशन को जो है वो लेकर चल रहा है। शायद यही चीज़ थी कि उसका छोटा बेटा जो देख रहा है कि बाप की हिमायत मुखालफत के बावजूद भी अगर वो अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है तो ये क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो टॉनी छोटा बेटा लिखा हुआ है, कॉनी आई थिंक उसका नाम है, छोटा बेटा जो दिखाया हुआ है, और उसका प्रॉब्लम उसका ये कि वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है अपने बाप को, लेकिन हर दफ़ा बाप जो है उसको अच्छा खासा लेक्चर झाड़ता है। और हमने ज़्यादातर देखा है कि इनकी तमाम टसल जो है वो घर के बाहर हुई है, फेंस के करीब हुई है, या फिर फ्रंट डोर पे रोड के करीब हुई है। ये भी काफ़ी सिंबॉलिक था इस सीन्स को डायरेक्शन में लेके जाना, वरना एक घर में, ड्राइंग रूम में या किसी कॉमन रूम में बैठकर भी हम उस लड़ाई को दिखा सकते थे। अब इसके बाद हम आते हैं गैब्रियल के ऊपर। तो गैब्रियल जो है वो सिर्फ एक पीस फैक्टर के तौर पर हमें नज़र आता है, चूँकि मेंटली वो रिटार्डेड हो चुका है, और वो अपने आप को जो है एक तरह का मैसेंजर या कनेक्टर, या आप समझने को अपना एंजल समझता है, जो कि अपने बगल से लीड करेगा गेट्स ऑफ हेवन को खोलने की, और जहाँ से जो है अच्छी जो सोल्स हैं उनको वहाँ पर जाना चाहिए। एक मिस्टिसिज्म या एक उस नेचुरल फिनोमेना को शायद सिंबलाइज़ करता है, जो कि अल्टीमेट है, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। यानी कि वो कनेक्ट कब करेगा, जब कोई यहाँ से आसमान पर चला जाएगा, यानी डेथ के ऊपर। तो मिस्टिसिज्म जो है, जिसको हम फिज़िकली फ़िलहाल प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी जो है, ये वो एक होप जो है कि इन द एंड साल्वेशन है, या कुछ रेडरेस है आपका,
चाहे वो आपकी मौत जो है वो आपकी इन तमाम परेशानियों का रेडरस ही क्यों ना हो, फरार ही क्यों ना हो, तो वो गेट्स ऑफ हेवन को खुलना चाहिए उस वक्त, क्योंकि इंसान अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के ऊपर है। मुझे ज़ाती तौर पर लगा है कि ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा लिटरेरी हैं और ये उसी ट्रेजेडी में चले हैं। मुझे इनमें से कोई भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं नज़र आया, हालांकि अगर आप देखें तो ये हर कैरेक्टर जो है क्वाइट ट्रू टू लाइफ हमें नज़र आता है। इसमें कोई भी कैरेक्टर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है जो कि हमें अपनी सोसाइटी में नज़र नहीं आएंगे। इंडिविजुअलिज़म को बहुत ही नेचुरली पर्सोनिफाई कर दिया गया है इन किरदारों के ज़रिए। रोज़ हमें नज़र आती है जिसका मकसद है कि फेंस बनाया जाए और वो चाहती है कि उसका घर जो है वो बहुत अच्छा सा एक प्रमाइज़ उसके पैक्ट हो जाएं, और फेंस बनाते हुए जितना टाइम जो है टोनी को लग रहा है, अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास सिंबॉलिक होना शुरू हो जाती हैं। टोनी जो है उसका दोस्त बोनो उसको बार बार कहता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है अपनी बीवी के साथ, बेहतर है कि जो तुमने इस वक्त अफेयर चला रहे हो तुम उसके बारे में बता दो या इस अफेयर को ख़त्म कर दो, कि बिकॉज़ ये डिसलॉयल्टी होगी। जबकि वो उसको नहीं मानता है उसकी बात, लेकिन थक हार के उसको फिर अपनी बीवी के सामने कन्फेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको खबर मिलती है कि उसकी वो जो फ्रेंड है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, शी गॉट प्रेग्नेंट और अब उनके यहाँ बेबी होने वाला है। वो इस चीज़ को कन्फेस करता है उसके आगे। बहुत खूबसूरत वो तमाम सीन है जिसमें इतने कन्विंसिंग डायलॉग्स हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शख्स जो है वो रोए बगैर रह सका होगा। ये कमाल है डायलॉग्स का और डायलॉग डिलीवरी का बेसिकली। एनी हाउ अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है बीवी की, उस और ख़ातून की जिससे उसे उसकी बेटी होती है, और वो उसको लेकर बेटी को अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर रोज़ जो है उसकी बीवी वो फाइनली गिवन करती है और फ़ैसला करती है कि वो उसकी बेटी को ज़रूर पालेगी, लेकिन वहीं पर वो ये फ़ैसला भी करती है कि वो मज़ीद टोनी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। और कुछ अर्से के बाद हम देखते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और टोनी की डेथ दिखाई गई है, और आखिरी सीन जो है वो उनके फ्यूनरल पर जाने का सीन है जिसको एंड किया जाता है। अब हम चलते हैं दो मेन कैरेक्टर्स के ऊपर जिसको मैंने डेलिब्रेटली साइड पर छोड़ दिया था, और उसी के साथ हम सिंबलिज्म के ऊपर भी बात करेंगे। मेजर जो हमारे पास कैरेक्टर है जो कि मॉडिफाई हो रहा है वो हमारे पास टोनी का कैरेक्टर है। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है रोज़ का जो कि उसके साथ चल रहा है, दो इट्स फॉयल, दोनों एक दूसरे से इस मामले में शायद पोल अपार्ट हैं। लेकिन जो खूबसूरती मुझे नज़र आई थी कि मॉडर्न ड्रामा में मैं अक्सर बात करती हूँ कि कैरेक्टर्स जो हैं उनकी टिपिकल ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो अब ख़त्म हो गई है। अगर आपने पोइज़ी जो है एरिस्टोटल की पढ़ी हो या स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर जो है वो तो बहुत आसानी से जानते हैं इसको, कि टिपिकल ट्रेजेडी से हम हटना शुरू हुए हैं और आखिर में आकर हमारे पास आ जाता है कि समटाइम देयर इज़ नॉट ट्रेजेडी, और कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से चलते हैं। कैरेक्टर स्पेसिफिकली को बहुत ख़ास हीरो नहीं होगा, को बहुत स्पेसिफिक उसका जो है स्टेटस जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। बेहतरीन चीज़ जो थी फेट की जगह आपके एक्शंस ने ली है। हमार्शिया पहले था, फिर आपके एक्शंस आए, एक्शंस के थ्रू एक और चीज़ जो अब मर्ज हुई है कैरेक्टर्स के लिए, या अब नहीं थी या ज़्यादा होने लग गई है, दिखाया जाने लगी है, वो है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल होना कैरेक्टर्स का, अपनी हर तरह की कोशिश के साथ अपनी बेहतरी के लिए, अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपने से जुड़े हर शख्स की बेहतरी के लिए वो मुकम्मल सर तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई एक्शन उनसे ऐसा सरजद हो जाता है जिससे या तो उनका डाउनफॉल आ जाएगा, विच इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिज़ास्टरस थिंग, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म है तो हर शख्स जो है उसकी ट्रेजेडी बहरहाल एक ट्रेजेडी है, या फिर उससे रिलेटेड लोग जो हैं अगर वो इससे सफ़र करते हैं तो भी। तो इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कहीं छोटी मोटी ख़ता हो जाती है, कहीं पर कुछ गलती हो जाती है, कहीं पर आप ट्रिप कर जाते हो, तो उसकी एक बहुत अल्टीमेट सज़ा हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके एक्शंस और इस माहौल में वल्नरेबल होना जो है वो शायद कहलाता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो जिसको हम कहते हैं कि जी अनफेयर मीन्स के थ्रू भी हीरो बन रहा है, कि अगर वो अनफेयर मीन्स है जो उसे नहीं करने चाहिए उसके ज़रिए हम उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, तो शायद हम उसकी उस फ्री विल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर फ्री विल उसके पास है तो अल्टीमेटली उसके एक्शंस का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर शायद हमें और कैरेक्टर को खुद बुरा ना लगे। लेकिन बाज़ का ये ज़्यादातर ये होता है कि जब आप वल्नरेबल होते हो कि आपके सर तोड़ जो एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस या तो बहुत उलट निकलेंगे, या फिर कोई एक भी ऐसा होगा जो कि आपके पीछे से पूरे के पूरे पैटर्न को जो है वो चेंज कर देगा। फुल ऑफ रिपल्स आपकी लाइफ जो है होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ हमें टोनी में नज़र आती है। टोनी का कैरेक्टर बहुत सख्त है, चीज़ों को बहुत रोकने की कोशिश में दिखाया गया है, वो इस वजह से कि उसके पीछे से लाइफ जो है वो ऐसी है। थीम इस फिल्म का जो है हमें ये नज़र आता है कि आप अपने माहौल की पैदावार होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने
एक्शंस का भी नतीजा होते हैं। तो माहौल कैसा है कि अगर वो अब्यूसिव था और उसके बाप ने जो है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादती की थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से फ़र्स्ट टाइम निकलता है, अकेला है, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेन रहने के लिए उसको कुछ भी करना पड़ा। तो उस वक्त हम इसको लिटरेचर के रूप से वो रॉबर बनना या रॉबरी करना जो है उसको भी हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं कि और फिर क्या किया जाता अगर वो वहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। और उसी में एक गलती जो होती है वो ये है कि उससे कत्ल हो जाता है, उस पर उसको जेल जाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हमें देखते हैं कि वो उसके अपने फ्री विल पे काम कर रहा है और वो इस चीज़ को मानता हुआ दिखाई देता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है, जो कुछ उसने किया है, वो उसने अपनी आज़ादी से या अपनी मर्ज़ी से किया है। ही नॉट ओनली नोज इट बट ऑल्सो ओज इट। तो इसके बाद हमारे पास अब ये चीज़ आती है कि वो बेसबॉल में बहुत अच्छा था। वो निग्रो लीग जो है उसमें बहुत अच्छा अपना एक बना लेता है, मुकाम बना लेता है, लेकिन वो मेजर लीग में जो बेसबॉल की नहीं जा पाता, क्योंकि उस वक्त भी हमारे पास जो है वो कलर प्लेयर्स के बारे में रेसिज्म जो है वो चीज़ें पाई जाती थी, जो कि 1940 तक जो है ये थोड़ा काम डाउन चीज़ें होना शुरू हुई इस सेंसस के अंदर। इस वजह से उसको इस चीज़ का बहुत गरज है, इस चीज़ का बहुत गुस्सा है कि आई एम बीइंग कलर्ड, और इसी वजह से कि वो कलर्ड होने की वजह से वो अपने इस जो जहाँ पर जॉब कर रहा है वहाँ पर वो बहुत एहतजाज करता है कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। तो तब उसको जो है वो ड्राइवर बनाते हैं और वो पिट्सबर्ग का जो है पहला अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो गार्बेज ड्राइवर जो है वो दिखाया गया है उस कहानी के अंदर। अब इसके साथ साथ इसी वजह से वो अपने बेटे को मुसलसल रोकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हारे कलर की वजह से बाहर कर देंगे, तो बेहतर है कि तुम अपने इस पैशन पे जाकर जो है वो चीज़ों को ना देखो, अपना कोई काम सीखो, कोई स्किल देखो, जिससे आगे तुमने अपने आप को सर्व करना है, अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि तुमने सब कुछ करना है। एक जगह से हमें ये चीज़ें उसकी बिल्कुल ठीक भी लगती हैं, लेकिन दूसरे से हम देखते हैं कि वो उस बच्चे की फ्री विल के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेकिन शायद वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को बहुत हार्ड वे में चलाया होता है और बहुत मुश्किल तरीके से वो इस लेवल तक पहुँचाता है, तो वो फिर बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाता है। और ये एक बहुत जनरल रूल है पूरी दुनिया में, हर इंसान जो है वो यही करेगा अपनी औलाद या अपने अपने अंडर लोगों के साथ, वो यही करेगा कि जो कुछ उसने तजर्बा कर लिया है उसकी कोशिश होती है कि वो वाला तजर्बा जो है वो दूसरे ना कर सकें। एक उसका ये ग्रज होता है कि ऑफ कोर्स के बेसबॉल ने जो है वो कोई उसको नहीं दिया, उसको अगर नहीं रखा तो फिर बेटे को भी नहीं रखेंगे। ये उसका एक तरह का एहतजाज हमें दिखाया गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो मुसलसल अपने बेटे को, अपनी बीवी को, हर एक को ये बताता हुआ दिखाई देता है कि वो खुद है जो सारा कुछ कर रहा है, उसी की वजह से वो सब सेफ बैठे हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, उनका घर का खर्चा चल रहा है, तमाम चीज़ें उसने अपनी मेहनत से की हैं। बार बार उस चीज़ का जो है उनको एहसास दिलाने की कोशिश करता है, जिस पर बेटा एहतजाज भी करता हुआ दिखाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने में लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स इस कैरेक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तमाम ये चीज़ें इसी तरह से चल रही होती हैं। और इसमें क्या है, समटाइम एक अनकॉन्शियसली मैं बार बार इंसान नहीं कैरेक्टर का नाम देख कर बात कर रही हूँ कि वो कैरेक्टर जो है चूँकि वो अपनी स्ट्रगल को अपने फोकस पर रखता है और अपनी स्ट्रगल को फोकस रखने की वजह से वो इर्द गिर्द की स्ट्रगल को भूल चुका होता है, शायद इसी वजह से वो उन चीज़ों को फोकस में रख रहा होता है। उसमें उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं होती हैं, टोनी की इंटेंशंस हमें कहीं बुरी नज़र नहीं आ रही हैं, वो अपने बच्चों से कोई ग्रज नहीं निकाला, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों से जो डिप्रिवेशन उसके पास थी वो उनको नहीं पूरा कर सका, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि पहले चूँकि वो एक फ्री विल के ऊपर काम करता रहा, फिर उसने शादी की है और रोज़ उसके साथ बहुत लॉयल थी, बहुत अच्छी हुई, घर में अपने 18 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं। और अब जब वो बीवी क्वेश्चन करती है कि भाई तुमने दूसरा अफेयर मज़ीद क्यों चलाया है, और वो एक ही बात करता है कि वो 18 साल से एक ही लाइफ में एक ही प्लेस में स्टक होकर थक चुका है। अब अगर हम इसको सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पर देखें तो कैरेक्टर जस्टिफाई होता है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि प्रेजुडिस के साथ देखते हैं या सब्जेक्टिव लेवल पर देखते हैं, तो फिर हमें ऑफ कोर्स ये लगता है कि ये डिसलॉयल्टी है कि जी एक ही लाइफ में स्टक हो गया है और उसकी वजह से आप किसी अफेयर को जायज़ करार नहीं दे सकते, वॉटेवर। लेकिन अगर आप देखें तो वही ह्यूमन फ्री विल, वही वल्नरेबिलिटी, वही आपका आगे से आगे चलना कि आप एक जगह पर इंसान अगर स्टक हो जाता है तो वो समवट उन जगहों से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वाकई हम देखेंगे कि उस वहाँ पर लाइफ स्टेगनेंट है, उसका डेली का जो काम है उस तरह उसने आना है, एक सर्टन टाइप के डायलॉग्स हैं जो कि रोज़ाना बेसिस के ऊपर चलने हैं, उसकी बीवी एक सर्टन टाइप के अपने काम करती है, ड्यूटी करती है, चर्च में जाती है, तो लाइफ स्टक हो रही है। एक ऐसा शख्स जो कि रिबल है, बागी होकर अपने घर से निकला है, उसने तमाम चीज़ों को देखा है, अब उसके लिए स्टक होना ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पर अगेन एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि एक टिपिकल पेरेंट्स का रोल जो है उससे हट कर बात की है, क्योंकि पेरेंट्स को अल्टीमेटली हर चीज़ पर सरेंडर करना पड़ता है, बच्चे हो गए तो हर चीज़ को सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी कोई चीज़ पूरी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो ना सिर्फ अपनी औलाद को बार बार ये कह रहा होता है कि करना है तो तुम लोगों ने अपने बलबूते पर सब कुछ करना है,
और इसी तरह वो अपनी लाइफ को ऑन करता हुआ दिखाया। मुझे इस कैरेक्टर की ये ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, इसमें इससे थोड़ा सा डिफरेंट जो है हमें रोज़ का कैरेक्टर नज़र आएगा। अब रोज़ का कैरेक्टर जो है हमारे पास एक बहुत टिपिकल, बहुत लॉयल सी, बहुत अच्छी सी एक बीवी दिखाई गई है, मुस्कुराती है, उसको पता है अपने शौहर की तमाम हरकतों के बारे में, यानी कि हर पर्सन के नेगेटिव्स होते हैं। आपको एक दूसरे के साथ स्पेस भी चाहिए, आपको एक दूसरे की बहुत सारी आदतें पसंद नहीं आ सकती। बच्चों के साथ जैसे उसका एक बर्ताव कि उसने बाप वाला जो है वो माहौल नहीं रखा, वो उनको स्ट्रेट जो है टीचर वाला माहौल देता है घर में भी। उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो उससे ना सिर्फ मोहब्बत करती है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स ख़वातीन के पास भी कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे, ख़ासतौर पर कलर्स के हिसाब से, कि वो कोई बहुत अच्छी जॉब्स पर जा सके, काम कर सके। तो दे हैड टू स्टिक अराउंड द हाउस होल्ड, और उसी में वो काम करते हैं। यहाँ पर हमें जो है एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर रोज़ नज़र आती है, जिसने घर के हर फर्द को कहीं ना कहीं जोड़ के रखा हुआ है। इनके उसका दोस्त जो बोनो वो भी कंफर्टेबल फील करता है जब उनके घर आता है। इसी तरह गैब्रिएल जो है उसकी टोनी से नहीं बनती है, लेकिन रोज़ को देखकर ही वो मुस्कुराने लगता है, काम डाउन हो जाता है। बच्चे रोज़ की बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इवन के जो छोटी बेटी जिसको वो बाद में ऑन करती है, उसको भी रोज़ ही जो है वो क्या कहना चाहिए कि रोज़ ही उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी को दोबारा से लेकर आती है, जो कि एक साइन था कि एक न्यू होप है, एक पॉजिटिविटी, एक टेंडरनेस है जो लाइफ में होनी चाहिए। टोनी की लाइफ में हमें वो टेंडरनेस नहीं नज़र आई, यानी कि वो एक ऐसा दरख्त है जो कि बहुत ज़्यादा अक्खड़ सा हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी रूट्स जो हैं वो चूँकि खुश्क हो चुकी हुई हैं। और रोज़ जो है वो ऐसी एक औरत दिखाई गई है, एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो कि मुसलसल जानता है कि अगर आप जो है पानी या मॉइस्चर्स देते रहेंगे तो पौधा जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इसी वजह से जब टोनी बार बार मना करता है अपने बच्चों को, तो वो उसको एक ही बात करती है कि वक्त बदल गया है और तुम नहीं बदल सके, तुम समझ नहीं सके। ये एक थीम था बेसिकली इसके बाद कि आप अपने माहौल की पैदावार होते हैं। टोनी अगर अपने माहौल की पैदावार था तो उसके बच्चे इस वक्त इस माहौल की पैदावार थे। उसी तरह ये कि वक्त बदलता है तो बहुत सारे आपके खदशात, बहुत सारे आपके वो तजुर्बात जो कि आपके उन खदशात को प्रूव कर चुके होते हैं, वो भी बदलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं रहती है, चेंज आता रहता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो रूल्स बहुत पहले चल रहे थे या जो प्रॉब्लम्स बहुत पहले हुई थी वो अब आकर भी सेम ही रहेंगी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चेंज को एक्सेप्ट करना, अपने ईरा के ख़त्म होने के बाद अपनी जनरेशन के चेंज को एक्सेप्ट करना, जिसको हम जनरेशन गैप भी कहते हैं, वो खासा मुश्किल काम है। और ये कैरेक्टर्स भी उसी को दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं सिम्बोलिज़म की तरफ। बहुत मेजर सिम्बल्स के बारे में मैं इसमें बात करूँगी। मेजर सिंबल इसमें जो हमें नज़र आता है वो फेंसेस नज़र आते हैं, डेथ के साथ मोनोलॉग नज़र आता है, और बेसबॉल हमें नज़र आता है। फेंस की बात करें तो फेंस जो कि रोज़ चाहती थी फेंस बनाना, और फेंस का जो मीनिंग है हर शख्स के लिए, हर कैरेक्टर के लिए अपना अपना है। इसमें फेंस जो है वो समझती है कि मैं इस तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूँगी, फेंस बनने की वजह से जो बाढ़ लग जाएगी मैं अपनी फैमिली को महफूज रख लूँगी। लेकिन जबकि उसके जो बेटा है जिसको फेंस पर काम करने के लिए कहता है, उसका दिल नहीं करता है। उसके नज़दीक एक क्वाइट ड्रैग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है जो कि यूज़लेस है, क्योंकि वो उसकी ख्वाबों, उसकी एस्पिरेशंस के आगे रुकावट बन रहा है जिसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। टोनी के लिए फेंस जो है वो डेथ से प्रोटेक्शन है, वो एक डेथ के आगे खड़ा होता है। डेथ को एक तरह का उससे उस बचने के लिए, खौफ में नहीं, उस बहादुरी में, कि वो एक लिमिट जो है बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि वो बार बार ये बात करता है कि उसको बहुत पहले नमूनिया बहुत सीवियर होता है, जिसमें डेथ को उसने बहरहाल डॉज किया था, और उसने डेथ को कहा था कि आइंदा मतलब मेरे सामने बहुत सोच समझ के आना, और उसने कहा था कि लेट्स सी। तो उसको मुसलसल ये लगता है कि डेथ जो है वो यहीं कहीं पर है, और वो उसके पास आएगी, लेकिन वो उसको एक हीरोइक वे के साथ जो है उसके साथ लड़ना चाहता है, और अल्टीमेटली उसको गिवन भी करता है, क्योंकि वो बाद में भी कहता है कि हर इंसान जिसने जो ज़िंदा है उसने मरना भी है, इसलिए डेथ पर बात करना जो है वो कोई और चीज़ नहीं है। उसके नज़दीक जो है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। इसके नज़दीक वो तमाम लिमिटेशंस जो कि सोसाइटी ने उस वक्त कलर ड्रेस पर लगा चुकी थी, वो उसकी वजह से अपने आप को जो है लिमिटेशंस के ऊपर लाना चाहता है। वो इस फेंस के ज़रिए अपनी औलाद या अपने बच्चों की उन हरकत को लिमिटेशन के अंदर रखना चाहता है, जो कि उसको लगता है कि आगे जाकर उनके लिए प्रॉब्लम देंगी। ये लिमिटेशंस जो हैं बेसिकली जो फेंस के तौर पर थी, वो शायद उसका अपने लिए एक इंट्रोवर्ट होना, कि अपने इर्द गिर्द वो एक दीवार जो है वो हाइल कर रहा था, जिसकी वजह से वो तमाम सोसाइटी या लोगों से या प्रॉब्लम से वो थोड़ा सा साइड पे हो सके। और बोनो जो है वो एक बहुत प्यारा थीम देता है कि फेंसेस जो है कुछ लोग जो है लोगों को अपने कीपिंग रखने के लिए होते हैं, कुछ फेंसेस जो हैं लोग बनाते हैं
लोगों को अपने से बाहर रखने के लिए। तो फेंस बेसिकली हर एक के लिए एक मुख्तलिफ मीनिंग रखता था, और वो कैसे रखता था, उसके माहौल के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके वक्त के हिसाब से हर एक का फेंस का मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ दिखाया गया है। इसके बाद हमारे सामने जो है डेथ नज़र आती है। दैट इज़ अल्टीमेट सरेंडर को दिखाया गया है। ये वो वल्नरेबिलिटी है जिसको चाहे तो कोई भी हीरो बन जाए वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। इसमें उसके मोनोलॉग जो हैं डेथ के साथ बहुत खूबसूरत है डेंजल वाशिंगटन के, लेकिन अल्टीमेटली जब उसका सरेंडर दिखाया गया तो हमें नहीं दिखाया गया, बस हमें ये पता चलता है कि कुछ अर्से के बाद उसकी डेथ हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो हमें चीज़ नज़र आती है वो बेसबॉल है। मोस्टली जो डायलॉग्स हैं वो बेसबॉल टर्म्स के अंदर ही ज़्यादातर इस्तेमाल किए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉनेटिव था क्योंकि बेसबॉल जो है वो फ्री विल है, आपकी पावर शो करता है, आपकी कैपेबिलिटी शो करता है, आपका शौक़ शो करता है, आपकी आज़ादी को दिखाता है। ये वो तमाम सिंबल्स हैं जो खुद उसके पास थे, जो कि रोक लिए गए, और अब उसका बेटा उन सिंबल्स को लेकर चलना चाहता है। इसीलिए ज़्यादातर जो आपको डायलॉग्स मिलेंगे वो बेसबॉल के टर्म ही में मिलेंगे। इवन कि जब उसका बेटा बार बार उसके आगे खड़ा होता है तो वो एक ही डायलॉग बोलता है कि डोंट यू स्ट्राइक आउट। तो स्ट्राइक आउट जो है वो बेसबॉल में आई थिंक 0 स्ट्राइक आउट होता है, सेकंड स्ट्राइक आउट, थर्ड के ऊपर ख़त्म हो जाता है, आपको आउट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, फाउल गेम के ऊपर। और इसमें हमें यही दिखाया है कि स्ट्राइक करता है उसका बेटा, पहले बाप के साथ करता है, पहले जो इनकार करता है कि जी मैंने जॉब नहीं करनी, उससे झूठ बोलता है कि पहली स्ट्राइक थी। और फिर जब वो उसकी माँ को हिट करने लगता है तो बेटा आकर उसको बचाने के लिए उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। तो ये सेकंड स्ट्राइक थी, और आखिरी स्ट्राइक में वो बाप को मारने के लिए आगे आता है क्योंकि वो मुसलसल जो है वो अब रिबल कर चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे टोनी ने अपने बाप के आगे रिबल किया था, और अल्टीमेटली उसको वहाँ से घर छोड़ना पड़ता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। ये थर्ड स्ट्राइक थी। जिसके बाद वो मरीन ज्वाइन करता है, यूएस आर्मी को ज्वाइन करता है, और फिर उसी में अपना करियर जो है आगे चलाता है। तो हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक नज़र आई हैं। इन सिंबल्स के थ्रू छोटे से प्लॉट के अंदर काम किया गया है। प्रीमाइजेस बहुत स्लो हैं, आपको बहुत ज़्यादा कलर्स इसमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनकी लाइफ जो है क्वाइट स्टेगनेंट लाइफ में चल रही थी। और इसी तरह आपको मोस्टली अर्थिंग कलर्स जो हमें नज़र आएंगे, जो कलर रेस से भी रिलेटेड होते हैं, वो हमें इसमें नज़र आते हैं। और आखिरी सीन जो है उसमें बेटा जो है वो वापस आता है सिर्फ ये बताने के लिए माँ को कि वो बाप के फ्यूनरल में शामिल नहीं होना चाहता है, और उस वक्त उनकी कुछ गुफ्तगू दिखाई गई है जिसमें वो उसको बताती है कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो उससे उसी तरह मोहब्बत करती है। और फिर उसकी बेटी जो है उसके साथ कुछ यादें ताज़ा करने के बाद वो ठीक कर देते हैं। गैब्रियल जिसको वो हॉस्पिटलाइज करवा चुके होते हैं उसको भी डॉक्टर इजाज़त देते हैं कि वो अपने भाई का फ्यूनरल जब अटेंड करें, और वो आता है और उसके उस बिगल बजाने के बाद जो है दिखाते हैं कि जी सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो गया। बताया है कि जी गेट जो हेवंस के हैं उन्होंने अल्टीमेटली टोनी के लिए उनको खोल दिया गया है। तो ये तमाम सिंबॉलिक था, इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं था। और ये क्या सिंबॉलिक था कि उसके लिए गेट खुल गए हैं, कि वही चीज़ कि इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसको ये नहीं करना चाहिए था और ये करना चाहिए था, और ये चीज़ मोरालिटी में आती है, इमोरालिटी में आती है। तो वो हम चीज़ें हैं जो कि हम अपने वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस के थ्रू अपनी लाइफ में करते रहते हैं। और अल्टीमेटली इसमें कुछ ऐसा इतना बड़ा नुकसान चीज़ों का नहीं होता है जिसके आपको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी, या ऑलरेडी इतनी सज़ा आपने इस कैरेक्टर ने इस सोसाइटी में ऑलरेडी ले ली है, तो इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा सज़ा जो है वो नहीं बनती है। तो डेथ के आगे सरेंडर भी करना था, फेंस भी बन गया, और उस फेंस के अंदर जो है उसकी बेटी जो है वो अब बहुत प्यारा सा बाग बनाती है और बहुत ज़्यादा फूल उसमें उगाती है, और वो वहाँ पर बैठकर बहुत ज़्यादा बातें करती हुई हमें दिखाती है। ये एक अगेन होप थी कि हाँ अब चीज़ें दोबारा से चेंज होना शुरू होगी, क्योंकि रोज़ जो है वो बार बार ये कहती कि जब वक्त चेंज होता है तो उसको एक्सेप्ट करना होता है। और शायद यही चीज़ें दिखाई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसके बेटे ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि वो फ्यूनरल में शामिल हुआ, अपना गुस्सा ख़त्म किया, और उसी तरह जो है अब रोज़ उसको बेटी को ये होप दे रही है कि नेक्स्ट जो चीज़ें चलेंगी वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। इसमें जब वो कन्फेस करता है अपनी बीवी के सामने कि उसका अफेयर है और उससे उसे बच्चा होने वाला है, तो वो डायलॉग्स जो हैं वो अल्टीमेटली बहुत खूबसूरत हैं, जिसमें वो सिंपल उसको सिर्फ ये बताता है कि मैं एक फ्री विल के साथ काम करना चाहता हूँ, और मैं चूँकि थक चुका हूँ एक स्टेगनेंट लाइफ से, तो आई जस्ट हैड समथिंग एल्स इन माई लाइफ। और वो इस चीज़ से घबराता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो इंडिविजुअलिज्म में हर एक का कहीं ना कहीं राइट भी होता है, क्योंकि उसने अगर ऐसा कुछ किया तो लेकिन उसने अपने घर की जिम्मेदारी, घर की तवज्जो, किसी चीज़ के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हम इसमें नेग्लिजेंस की बात नहीं कर सकते। और वहाँ पर ही रोज़ के बहुत खूबसूरत कैरेक्टर हैं, कन्फेशन है उसके भी हैं कि वो ये कहती है कि मैं इस फेयर में रहती हूँ हमेशा,
कि तुम पता नहीं साथ होते हुए भी नहीं होते हो साथ, या तुम कभी भी चले जाओगे। तुम्हारे अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे खौफ में रखती थी, लेकिन मैं उनके लिए खामोश रही, और तुम अल्टीमेटली तुम अकेले सफ़र नहीं किए उस स्टेगनेंट राइड में। तुम तो निकल गए, लेकिन मैं तो उसी के अंदर रही, और अब मुझे मज़ीद डिज़ास्टर के अंदर तुमने जो है वो धकेल दिया है। और वहाँ पर वो बहुत प्यारी बात उसको बार बार ये भी करती है कि तुम हर वक्त ये कहते हो कि जी तुमने हमें खाना दिया, तुमने हमें हर चीज़ दी, तुमने ये दिया, लेकिन तुमने सिर्फ हमें दिया नहीं है, तुमने भी लिया है। तुमने हमारी अटेंशन्स लिए हैं, हमारी जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी उनको भी पूरा करवाया है। और डायलॉग्स बहुत सुनने के काबिल हैं और बहुत खूबसूरत हैं। और सबसे मज़े की बात है कि डायलॉग्स बहुत लंबे हैं और उनकी टोन और इंटोनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसको वायलन ने और डेंजल ने बहुत बहुत परफेक्टली दिया है, इस तरह से कि वो डायलॉग्स इटसेल्फ पर्सोनिफाई हो रहे हैं। वो इमोशंस जो हैं या वो सेंटिमेंट्स जो हैं जिनको वो बताना चाहते थे, वो उनकी टोन और इंटोनेशन से जो है पर्सोनिफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत स्लो फिल्म है, यानी कि इसमें आपको एक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, और कहानी छोटी सी है कि एक फेंस जो है वो बिल्ड होना है, और फेंस के मायने हर उस वहाँ पर रहने वाले के लिए क्या मायने रखते हैं, किस तरह से रखते हैं और क्यों रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्लॉट को बहुत खूबसूरती से एक्सपेंड किया गया, एक बहुत प्यारा कारपेट जो है वो निट किया गया, जिसके ऊपर जो है हर करेक्टर के लिए एक प्रॉपर स्पेस थी। हर करेक्टर ने बहुत खूबसूरती से, इवन कि वो करेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड का था, जो कि हमें नज़र भी नहीं आती है, उसने भी एक प्रॉपर काम किया। हत्ता के डेथ जो है वो चूँकि एक करेक्टर के तौर पर सामने आई है, और उसका भी पूरा जो है वहाँ पर मार्जिन मौजूद था। इस को देखिएगा, खामोशी से देखिएगा। और डायलॉग पे स्टाइल बहुत खूबसूरत है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। इसको 4 जो है ऑस्कर नॉमिनेट किए गए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर भी ऑफ कोर्स था, बेस्ट स्क्रीन प्ले था, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी थी, और बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर था जो कि वॉयला का था। गोल्डन ग्लोब के लिए भी ये दोनों नामजद हुए थे, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर के ऊपर। और क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा इसको सराहा था, और इसने अच्छा बिजनेस किया था। एक बहुत ही प्यारी सी डायरेक्शन में एक बहुत ही माइल्ड ड्रामा फिल्म है ये। और मैं समझती हूँ कि कम से कम ड्रामा के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा स्पेसिमेन या सैम्पल हो सकती है। डायरेक्शन को पढ़ने के लिए, डायलॉग डिलीवरी के हवाले से, कैरेक्टराइजेशन के हवाले से, स्क्रीन प्ले के हवाले से, सिनेमाटोग्राफी के हवाले से, प्लॉट स्ट्रक्चर के हवाले से ख़ास तौर पर। और फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी और अच्छी फिल्म के साथ मिलेंगे, और अगर आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा।